Students, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 8. स्टूडेंट आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे और ज्योग्राफी में फर्स्ट लेसन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. ओके, तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में हम कुछ 4 पॉइंट हम पढ़ेंगे इसमें. फर्स्ट पॉइंट इज नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर क्लासिफिकेशन. सेकेंड इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. थर्ड इज ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो ये 4 पॉइंट हम आज जानेंगे. सो लेट्स बिगिन. In the process of evolution and development, humans have discovered a great variety of resources in nature and created many others with the help of different technologies. तो स्टूडेंट्स, इवोल्यूशन और डेवलपमेंट की प्रोसेस जो है उसमें ह्यूमन लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब डिस्कवर्ड किए हैं. मतलब बहुत से ऐसे अलग अलग चीज़ें उन्होंने डिस्कवर्ड की है डेवलपमेंट के लिए, इवोल्यूशन के लिए, है ना. तो ऐसे उसको मतलब वो रिसर्च करने के लिए या फिर उसमें डेवलपमेंट करने, उसको डिस्कवर करने के लिए ह्यूमंस ने ऐसे अलग अलग टेक्नोलॉजीज की हेल्प ली है. डिफरेंट टेक्नोलॉजीज की उन्होंने हेल्प ली है. In this chapter, we will study the major types of resources, how useful and valuable they are in making human lives comfortable, and why it is important to conserve these resources. इस लेसन में हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस है वो कौन से है और हमारे लिए मतलब क्या यूजफुल है वो, और कितने मतलब वैल्यूएबल है, ठीक है, ह्यूमन लाइफ्स के लिए, और वो किस तरह से हमारे लिए कंफर्टेबल है. तो ये सब जानकारी हम इससे जानेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट इज रिसोर्सेज. एनी ऑब्जेक्ट दैट इज यूजफुल इन मेकिंग द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग कंफर्टेबल इन अ रिसोर्स. मतलब रिसोर्स के जो कोई भी मतलब एक थिंग या फिर मतलब जो रिसोर्सेस है वो हमारे लिए कितनी यूजफुल है, वो अपनी जो लाइफ है वो बहुत ही यूजफुल, मतलब अपनी लाइफ को बहुत ही इजी बनाने के लिए वो रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही यूजफुल है. Whatever we eat, use or even see around us is a resource or has been created from some type of resources. मतलब हम जो खाते हैं, हम जो यूज करते हैं, इवन हम जो अपने अराउंड में, अपने आजू बाजू में जो हम देखते हैं, है ना, वो सब क्या है, रिसोर्सेस है ना, या फिर वो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस है. ओके, अ रिसोर्स इज मस्ट सेटिस्फाइड अ नीड. मतलब रिसोर्स जो है वो हमें आवश्यकता के लिए बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई करती है. मतलब जो भी अपनी नीडेड है, अपनी जो भी मतलब जो भी अपने आवश्यकता के अनुसार जो भी चीजें होती है वो हमें सेटिस्फाइड करने के लिए रिसोर्सेस हमें बहुत ही यूजफुल होते हैं. ओके, और रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज शुड बी डेवलप्ड एंड यूज. मतलब जो रिसोर्सेज है वो हमेशा क्या होते रहते हैं, डेवलप्ड होते रहते हैं और यूज में आते रहते हैं. रिसोर्सेज शुड बी एक्सेसिबल टू ह्यूमंस. रिसोर्स जो है वो ह्यूमंस के लिए बहुत ही एक्सेसिबल होते हैं. रिसोर्स शुड हैव सम वैल्यू, इकोनॉमिक और सोशल, एंड मे कंट्रीब्यूट टू एनी इंक्रीज इन वेल्थ. मतलब जो रिसोर्सेस है उसके कुछ मतलब बहुत से ऐसे वैल्यू आते हैं जिसमें इकोनॉमिकल कंडीशन में या फिर सोशल में, है ना, और उसका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसे जो कंट्रीब्यूट जो है अपने वेल्थ को अपनी इंक्रीज करने के लिए भी रिसोर्स का कंट्रीब्यूशन होता है. नेक्स्ट इज रिसोर्सेज शुड बी चीप. दैट इज डेवलपिंग द रिसोर्स शुड नॉट कॉस्ट टू मच. मतलब जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही चीप है, मतलब बहुत ही मतलब किसी बिना खर्चों के हमें बहुत कम इसमें वो रिसोर्सेज हमें अवेलेबल होते हैं. और ये जो रिसोर्सेज है ये हमारे किसी भी मतलब अपने लाइफ में किसी भी ज़रूरत के लिए, वो डेवलपिंग के लिए बहुत ही मतलब कम कॉस्ट में मिलते हैं. मतलब ज़्यादा कॉस्ट उसकी नहीं होती है. और रिसोर्सेज शुड सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड द लेवल ऑफ डेवलपमेंट. और जो रिसोर्सेज है वो अपने नए टेक्नोलॉजी के लिए और डेवलपमेंट के लेवल के लिए बहुत ही ज़्यादा उसको मतलब सूट करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. In general, resources are categorized into 3 broad types.
फर्स्ट इज नेचुरल, सेकंड इज ह्यूमन मेड एंड थर्ड इज ह्यूमन। ओके, मतलब क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज के 3 टाइप्स होते हैं, एक नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। ओके, तो इसमें जो नेचुरल है उसके भी कुछ सब टाइप्स होते हैं। उसमें है ओरिजिन, मतलब ओरिजिन नेचुरल, और स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड रिन्यूएबिलिटी। ओके, और इसके बाद ओरिजिन के 2 पार्ट होते हैं, अबायोटिक और बायोटिक। ठीक है, अबायोटिक में क्या आते हैं, जैसे सॉइल है, वाटर है ना, ये अबायोटिक में आते हैं, एयर है। ठीक है, एक और स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में, मतलब स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के जो बायोटिक पार्ट है उसमें वाइल्ड लाइफ आती है और वेजिटेशंस आते हैं, मतलब वनस्पति वगैरह। ठीक है, इसके बाद स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के 2 टाइप्स आते हैं, जो एक है पोटेंशियल और दूसरा है एक्चुअल। ओके, पोटेंशियल में टाइडल एंड सोलर एनर्जी आती है और एक्चुअल में आयरन एंड कोल। ओके, और इसके बाद रिन्यूएबिलिटी, रिन्यूएबिलिटी के भी 2 टाइप्स आते हैं, एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में आते हैं प्रोसेस और एयर, एंड नॉन रिन्यूएबल में मिनरल ओरेस एंड फॉसिल। ओके, तो इस तरह से ये जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस है। इसके बाद हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेस। Naturally occurring materials that support life such as water, air and sunlight, or resources that satisfy a human want such as food, raw materials and minerals, fuels are natural resources। मतलब नैसर्गिक स्रोत जो है ना, मतलब नेचुरल रिसोर्सेस कौन कौन से हैं, जैसे मतलब नेचुरल जो अक्यूरिंग मटेरियल्स है जो अपने लाइफ को सपोर्ट करते हैं, जैसे वाटर है ना, वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स। ओके, वाटर, एयर, सनलाइट, ये जो है हमें नेचर से मिलते हैं, है ना। वाटर भी नेचुरल है, एयर नेचुरल है, और सनलाइट भी हमें सन से मिलते हैं। सन क्या है, नेचुरल है, ओके नहीं। तो ऐसे मतलब ये जो रिसोर्सेस है वो हमें ह्यूमंस के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। और ये जो रिसोर्सेस है वो ह्यूमंस के लिए किस चीज़ के लिए यूज होते हैं, ज़्यादातर फूड के लिए, है ना, फूड, रॉ मटेरियल्स के लिए। तो इस तरह से अलग अलग टाइप मतलब चीज़ों के लिए नेचुरल रिसोर्सेस हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। Natural resources can be further classified on the basis of the region, origin, state of development and renewability. These criteria along with the classification of natural resources based on each of these are discussed below. It means natural resources जो है वो कुछ उनके ओरिजिन और स्टेज डेवलपमेंट के और रिन्यूएबिलिटी के लिए जो अलग अलग मतलब ये 3 टाइप्स है नेचुरल, जो मैंने अभी आपको बताया नेचुरल के। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट है ओरिजिन। बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन और वेयर दे आर डिराइव्ड फ्रॉम रिसोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू अबायोटिक और बायोटिक। जो ओरिजिन जो है नेचुरल का जो एक पार्ट है ओरिजिन, ये जो है मतलब ये जो रिसोर्स है इसके भी 2 टाइप में डिवाइड हुआ है, एक है बायोटिक और दूसरा है अबायोटिक। ओके, अबायोटिक रिसोर्सेस इंक्लूड लैंड यूटिलाइज्ड फॉर सेटलमेंट, सॉइल फॉर कल्टीवेशन, वाटर फॉर सर्वाइवल एंड मिनरल्स। जो अबायोटिक रिसोर्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अबायोटिक में कहते हैं लैंड आती है, सॉइल है ना, सॉइल, वाटर, ऐसी चीजें अबायोटिक रिसोर्सेस में आती है ना, और मिनरल्स वगैरह। और बायोटिक में क्या आते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज इंक्लूडेड नेचुरल वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स एंड बोथ फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि बायोटिक रिसोर्सेज में क्या आते हैं, वेजिटेशंस है ना, वनस्पति, और जैसे नेचुरल कोई मतलब एनिमल्स वगैरह, जैसे फॉरेस्ट एनिमल, फॉरेस्ट के वाइल्ड लाइफ है ना, इस तरह से जो मतलब जो लिविंग जो चीज़ें हैं वो बायोटिक रिसोर्सेस में आती है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। रिसोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड एज पोटेंशियल और एक्चुअल डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर बीइंग डेवलप्ड करंटली और आर अवेलेबल फॉर फर्दर डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब जो स्टेज डेवलपमेंट में कुछ ऐसे रिसोर्सेस जो होती है, जैसे पोटेंशियल और एक्चुअल, ऐसे 2 टाइप के रिसोर्सेस आते हैं।
तो उसके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज पोटेंशियल रिसोर्सेज। These resources are known to exist and have been located but are not being utilized and developed presently. जो पोटेंशियल रिसोर्सेस है वो हमें मतलब हम एग्जिस्ट और मतलब उसके कन्फर्म लोकेटेड जो होती है वो हम जानने के लिए वो हम इस रिसोर्सेस से जानते हैं, लेकिन हम इसमें मतलब कोई यूटिलाइज नहीं कर सकते या फिर कोई डेवलप मतलब प्रेजेंटली डेवलप्ड कुछ हम कर नहीं सकते। दे मे बी डेवलप्ड एंड यूटिलाइज्ड इन द फ्यूचर। इसका जो डेवलप्ड है या फिर इसकी जो यूटिलाइजेशन है वो हम फ्यूचर में ही कर सकते हैं। टाइडल, सोलर एंड जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर पोटेंशियल रिसोर्सेज वेटिंग टू बी टैप्ड। ना जैसे सोलर सिस्टम है ना, या फिर जो जियोथर्मल एनर्जी के जो रिसोर्सेस है ये अपने वर्ल्ड के मोस्ट मतलब ऐसे जो पार्ट है पोटेंशियल रिसोर्सेस के। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे एक्चुअल रिसोर्सेस। These resources have been properly surveyed and assessed and are being currently used by humans। मतलब जो एक्चुअल रिसोर्सेस है वो हम किस लिए यूज होते हैं? ह्यूमंस के लिए। ह्यूमंस को प्रॉपरली उनकी लाइफ जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए ये जो एक्चुअल रिसोर्सेज है वो यूज होते हैं। एग्जाम्पल वुड बी द टोन्स ऑफ आयरन और एंड कोल that are being extracted from the छोटा नागपुर प्लेटो and used in iron and steel plants। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आयरन है, जैसे मैंने आपको बताया एक्चुअल रिसोर्सेज में आयरन आते हैं ना, तो आयरन या फिर कोल है ना, ये दो चीजें मैंने आपको बताई थी। तो आयरन और कोल जो है वो किस लिए यूज होते हैं? ह्यूमंस के किसी चीजों के लिए, ह्यूमन के ही यूजफुल के लिए वो यूज होते हैं। तो जैसे आयरन और कोल से बने हुए कुछ ऐसे मतलब टोन्स होते हैं या फिर कोई टूल्स वगैरह, तो वो जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू में उसको मतलब बनाया जाता है और उसको आयरन और स्टील प्लांट्स में यूज किया जाता है। तो ये जो आयरन और कोल है ये क्या है? एक एक्चुअल रिसोर्सेज है जो ह्यूमन के लिए यूज होता है। ओके, the actual use of the resources depends on their accessibility, cost of development and utilization, technology available, market conditions and other social economic factors। तो ये जो एक्चुअल जो रिसोर्सेस है ये अपने कोस्ट के डेवलपमेंट के लिए और उसकी यूटिलाइजेशन के लिए यूज होते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी के लिए और मार्केट कंडीशंस के लिए। मतलब उनसे कुछ ना कुछ चीज़ें, नई नई चीज़ें बना के उसको मार्केट में बेचने के लिए, जैसे आयरन और कोल है ना, तो आयरन और कोल से चीज़ें बना के उसको मार्केट में बेचते हैं, तो मतलब उससे मार्केट की कंडीशन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, मतलब उसके कुछ प्रॉफिट्स होते हैं, है ना। तो ऐसे फैक्टर्स के लिए ही मतलब एक्चुअल रिसोर्सेज जो है ये आयरन और कोल इसका यूज होता है, तो इनको ही एक्चुअल रिसोर्सेज कहा जाता है। ओके, next is renewability. Some resources are renewable by natural or human assisted processes, other are non renewable। मतलब कुछ रिसोर्सेज जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो नेचुरल और ह्यूमन असिस्टेड होते हैं, मतलब नेचुरल और ह्यूमन मेड्स के रिन्यूएबल होते हैं, और कुछ जो होते हैं बाकी वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं। ओके, तो इससे पहले हम देखेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सोलर पावर, wind and tidal energy, crops, forests, fisheries, wildlife, air and water are example of renewable resources। मतलब जो ह्यूमंस के यूज में आते हैं, है ना। सोलर पावर का यूज करते हैं ह्यूमंस। ओके, वाइंड है ना, और जो मतलब एनर्जी है, क्रॉप्स है, फॉरेस्ट है, फिशराइज है, वाइल्ड लाइफ है ना, एयर है, ठीक है, और वाटर है। तो ये जो भी चीजें हैं वो ह्यूमंस के यूज में आती है ना, और इसका ह्यूमन जो है वो इसका मतलब बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो ये जो रिसोर्सेस है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेस में आती है। ओके, दे कैन बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो चीज़ें हैं इनको ह्यूमन क्या कर सकते हैं? इनको रिन्यू कर सकते हैं, है ना। इनको मतलब नए तरीके से और इनको वो अवेलेबल करा सकते हैं। तो इसलिए ये जो और बहुत कम टाइम में इसको वो रिन्यूड कर सकते हैं, तो इसलिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज में गिना जाता है।
They are also more easily available and more widely distributed than non-renewable resources. और ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है वो बहुत ही इजीली हमें अवेलेबल होते हैं, है ना। जैसे वाटर है, वाटर हमें इजीली जो है अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए इनको रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहते हैं। ओके, most renewable resources regenerate themselves either through a cyclic flow process that is often a continuous or a reproductive process. It means जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है वो रीजनरेट भी हम कर सकते हैं, मतलब उसको डबल हम जनरेट कर सकते हैं। और इसमें कुछ ऐसे साइक्लिक प्रोसेस होते हैं जिसको यूज करके हम उसको कंटिन्यू में, मतलब अबायोटिक रिसोर्सेस में, और रिप्रोडक्टिव मतलब बायोटिक रिसोर्सेस में उसको मतलब क्या कर सकते हैं, हम डाइवर्ट कर सकते हैं। ओके, सम रिन्यूएबल रिसोर्सेस बिकम नॉन रिन्यूएबल इफ दे आर डिस्ट्रॉयड बाय बैड मैनेजमेंट एंड इम्पेरियल प्रैक्टिसेस। इट मीन्स कुछ ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम नॉन रिन्यूएबल में भी, मतलब वो नॉन रिन्यूएबल में भी वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अगर हम उसको मतलब डिस्ट्रॉय करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, या उनका जो मैनेजमेंट है वो हम खराब करते हैं, तो ऐसे वो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो नॉन रिन्यूएबल बन जाते हैं। इन द यूएसए, for example, some farmlands have lost their topsoil, higher lands have been eroded, and streams and lakes settled up. However, if used judiciously, renewable resources should be able to sustain development for a long time to come. Which means जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है वो हमें अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सस्टेन डेवलपमेंट करने के लिए उसका हमें यूज़ होता है। और वो ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो हमें लॉन्ग टाइम तक हमें मिलते हैं, और लॉन्ग टाइम तक वो उससे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दे आर आइदर नॉट रिप्लेसेबल और मे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड। मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो बहुत से टाइम तक या बहुत कई मिलियन ईयर्स तक जिससे कोई भी मतलब उसको रिन्यू नहीं किया जाता, या फिर उसमें कोई भी नए चेंजेस नहीं किए जाते, या उसका यूज़ नहीं किया जाता, तो ऐसे सोर्सेस को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। ओके, मिनरल ओरेज एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ये दो एग्जाम्पल है, मिनरल ओरेज एंड फॉसिल फ्यूल्स। Okay, it takes for example a few years to use up an entire coal seam, but to produce one such seam may require a whole period of geological time or millions of years. मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेंगे तो कुछ सालों में जब कोल जो होता है, कोयला जो होता है, उसको अगर हम यूज़ नहीं करते हैं तो वो क्या हो जाता है, मतलब उसका जो पीरियड है, यूजिंग पीरियड, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। तो वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में भी वो मतलब उसको वो ऐड हो जाता है। ओके, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर आल्सो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कैन बी एक्सप्लॉइटेड ओनली इफ दे एग्जिस्ट इन सफिशिएंटली लार्ज डिपॉजिट्स. Thus, the non-renewable resources need to be managed well so that we do not experience a scarcity of such resources in the future. मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो कुछ हिस्सों में मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटेड भी होते हैं और उसको एक्सप्लॉइटेड भी कर सकते हैं अगर वो मतलब लार्ज क्वांटिटी में हो, है ना। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो उसको मैनेज करने के लिए हमें कुछ मतलब किसी ऐसे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, और उसको यूज़ करने के बाद हम उसको फ्यूचर में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से उसको बनाना ज़रूरी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. द प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंट टेक्नोलॉजीज एंड इकोनॉमिक कंडीशंस. जो प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का जो प्रॉपर यूज होता है वो प्रेजेंट के टेक्नोलॉजीज के ऊपर और या फिर इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड होता है. इट इज इन दिस रिगार्ड दैट ह्यूमन मेड और कल्चरल रिसोर्सेज अज्यूम ग्रेट सिग्निफिकेंस.
These resources play a virtual role in the utilization and development of natural resources. मतलब ये जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो है वो यूटिलाइजेशन या फिर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल वो मतलब करते हैं। और वो जो है उनके जो कुछ ऐसे प्राइमरीली वो इंक्लूड होते हैं। जैसे फर्स्ट है अवर टेक्निकल एक्सपर्टीज, सेकंड इज गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, सोशल एंड कल्चरल सेटअप। मतलब ये कुछ ऐसे टेक्निकल चीज़ों में कुछ अगर डेवलपमेंट करना है, फिर गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में, या फिर किसी पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, या फिर सोशल या कल्चरल सेटअप में अगर हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं या कुछ डेवलपमेंट करना है तो हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेस में आते हैं। ओके, नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्सेस। Human resources constitute human beings themselves. Their salient aspects include the following. जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो ह्यूमन बींग्स खुद से मतलब वो अपने खुद से वो उसको कंस्टिट्यूट करते हैं। वो कुछ नीचे मतलब दिए गए हैं, आगे मैं बताती हूँ। विदाउट ह्यूमन रिसोर्सेज नो गिफ्ट ऑफ नेचर कैन बी डेवलप्ड एंड यूटिलाइज्ड एज अ रिसोर्स। मतलब बिना किसी ह्यूमन रिसोर्स के मतलब कोई भी नेचर गिफ्ट नहीं होता है जिससे कोई किसी भी चीज़ में डेवलपमेंट कर सके या फिर उसको उस पर्टिकुलर चीज़ को हम यूटिलाइज कर सके। ह्यूमन रिसोर्सेज आर असेस्ड बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ओके, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो क्वालिटी में भी होते हैं और उसके क्वांटिटी में भी होते हैं। नॉट ओनली मस्ट देयर बी इनफ ह्यूमंस टू exploit the natural resources, they must also have the techniques to utilize them in the best possible manner. जो ह्यूमन रिसोर्सेस है वो दोनों भी टाइप में होते हैं, क्वालिटी एंड क्वांटिटी में। और सिर्फ मतलब ये ह्यूमंस के लिए ही इनफ नहीं होते हैं तो बल्कि ये नेचुरल रिसोर्सेस में भी मतलब नेचुरल किसी भी दूसरे चीज़ों के लिए भी ह्यूमन रिसोर्सेस का यूज होता है। ठीक है, कुछ अलग अलग टेक्निक्स यूज करके ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज हम नेचुरल रिसोर्सेज में भी करते हैं। दिस टू एस्पेक्ट्स आर टू बी कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग देयर इम्पोर्टेंस। तो इसके कुछ ऐसे मतलब टू ऐसे एस्पेक्ट्स है जिसको हम ज़्यादातर इम्पोर्टेंस देते हैं। Along with educational experts, a healthy human population base helps in a region's economic and social development. मतलब एजुकेशनल एक्सपर्ट्स में सबसे मतलब एक पॉइंट है जो हेल्दी ह्यूमन पॉपुलेशन, जो ह्यूमन का जो पॉपुलेशन है वो अगर हेल्दी रहा मतलब लिमिट में रहा तो उसका जो मतलब इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड लाइफ itself depends on natural resources. So we need to be concerned about whether there will be enough to sustain development not just for only people now but also for future generations. तो मॉडर्न सिविलाइजेशन मतलब आधुनिक जो विविधता है, आधुनिक जो डेवलपमेंट है तो उस और जो लाइफ है उस पर वो किस पे डिपेंड होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। ओके, और उसमें कुछ ऐसे मतलब नए नए जो डेवलपमेंट्स होते हैं वो सिर्फ लोगों के लिए मतलब अभी के लिए ही नहीं, प्रेजेंट के लिए ही नहीं तो बल्कि फ्यूचर में भी उसका यूज होता है या उसमें ग्रोथ होती है, उसका डेवलपमेंट होता है। ओके, फ्यूचर के जनरेशन के लिए। टुडे विद द स्टेडी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड द इंक्रीज इन प्रोडक्शन द नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ अवर नेचुरल एसेट्स इज ग्रेटर देन एवर। मतलब जैसे आज अपनी पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, जिस तरह से बढ़ रही है उसी तरह से हमें जो रिसोर्सेस है उनका भी प्रोडक्शन क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। तो इससे इकोनॉमी पर क्या होता है, असर होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो उतने ही हमें रिसोर्सेस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। चीज़ों की किसी भी हर एक चीज़ों की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसका प्रोडक्शन भी हमें उसी तरह से करना पड़ता है। इसीलिए जो नेचुरल एसेट्स है वो क्या होते हैं, सब ज़्यादा ग्रेटर होते हैं। एज ऑफ नाउ वी आर ओवर डिपेंड ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो इसके मतलब नेचुरल रिसोर्सेज में वो क्या होते हैं, उस पर डिपेंड होते हैं।
The process of conservation allows some non-renewable resources to be used over a longer period of time. तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से ज़्यादा जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो हम इस प्रोसेस के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं, मतलब लॉन्गर पीरियड में, मतलब लंबे टाइम समय तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं. People must look for alternatives to resources that are becoming scarce. For example, aluminium may be used in place of copper for many purposes. मतलब जैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या आता है, जैसे मैंने आपको अभी इसके पहले टॉपिक में बताया था कि कोल जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है. कोल का हम यूज़ किसी चीज़ और चीज़ों में करके उसको हम लॉन्ग टाइम तक उसको बना के रख सकते हैं. तो उसी तरह से एक एल्यूमिनियम है. एल्यूमिनियम का यूज़ हम जैसे कॉपर का यूज़ है, उससे हम कुछ ना कुछ जैसे चीज़ें बना के हम उसको लॉन्ग टाइम तक उसको बना के रख सकते हैं. While copper is scarce, deposit of bauxite and clay contain more aluminium than people can use. मतलब लोग जो है वो ज़्यादातर इन चीज़ों की ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे बॉक्साइट है ना, बॉक्साइट से बने हुए कुछ चीज़ें, तो वो उसका यूज़ हम ज़्यादातर लोग जो है करते हैं. तो ऐसी चीज़ें हम मतलब क्या ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक वो बने रहते हैं. Exploitation of natural resources sometimes has unintended consequence. For example, when coal deposits undergo strip mining, the flow of groundwater may be disturbed, causing wells to dry up. मतलब जैसे कभी कभी नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कभी कभी ख़त्म भी हो जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि कोल डिपॉजिट अंडर, मतलब ज़मीन के अंदर जो है वो कोल होता है, कोयला जो है ज़मीन के अंदर से ही निकाला जाता है. तो कोयला जो है वो कभी कभी मतलब जैसे कोयला भी अंडरग्राउंड होता है और अंडरग्राउंड में वाटर भी होता है. तो कोयला जो है वो वाटर को क्या कर लेते हैं, मतलब ऑब्जर्व कर लेते, उसकी वजह से पानी जो है वो अंडरग्राउंड वाटर जो है वो उसकी जो लिमिट है, उसकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है, उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है. तो इसलिए कभी कभी जो वेल्स होते हैं, मतलब कुएं वगैरह होते हैं, वो कभी कभी ड्राई ही रहते हैं. मतलब पानी, क्योंकि कुएं में पानी कहाँ से आता है, अंडरग्राउंड वाटर से आता है ना. जब हम ज़मीन खोदते हैं, कुआं खोदते हैं, तो ज़मीन में पानी मतलब रहता है, तभी वो कुएं में पानी आता है ना. तो इसलिए अगर मतलब जो कोल की वजह से, कोयले की वजह से पानी की जो क्वांटिटी है वो घटती है. तो इसलिए कभी कभी कुएं भी कितने भी गहराई में हम खोदेंगे तो भी कुएं हमें मतलब सूखे ही हमें कहीं कहीं मिलते हैं. तो इसी तरह से नेचुरल रिसोर्स जो है वो कभी कभी कम भी पड़ता है या ख़त्म भी होता है. पुअर फार्मिंग मेथड्स हैव रेन्ड मच फार्मलैंड एंड लेफ्ट इट बैरन. We must avoid destroyed changes in ecosystems even as we try to increase agricultural land use, forestry, fishing and water development. मतलब जो कुछ ऐसे फार्मिंग्स होते हैं वो जैसे फार्मलैंड वगैरह करते हैं, तो वो ज़्यादातर उनकी इकोसिस्टम में चेंजेस करने के लिए वो किस चीज़ में इंक्रीज करते हैं, कौन सी चीज़ें इंक्रीज करते हैं, एग्रीकल्चर की, है ना. मतलब खेती बाड़ी के लिए वो ज़्यादातर ज़मीन का यूज़ करते हैं, और फॉरेस्ट्री के लिए, फिशिंग के लिए और वाटर डेवलपमेंट के लिए मतलब ज़्यादातर वो यूज़ होता है. ओके. Each one of us must learn to take care of our environment. Fumes from automobiles and smoke from factories poison the air. है ना. ये तो चीज़ आपको पता ही है कि इन्वायरमेंट की केयर करना हमें मतलब बचपन से ही हमें सिखाया जा रहा है. और जो ऑटोमोबाइल्स में जो फ्यूम्स तैयार होते हैं, या फिर जो फैक्ट्रीज से निकला हुआ जो स्मोक होता है, वो एयर को क्या करता है, खराब करता है, पॉइजन करता है. द एयर दस पॉपुलेट स्किल्स ट्रीज एंड एंडेंजर्स ह्यूमन हेल्थ. तो ऐसी जो खराब जो एयर है या फिर जो पॉइजन एयर है वो ह्यूमन बींग्स को या फिर ट्रीज को, मतलब हर एक चीज़ को क्या करता है वो मतलब खराब करता है. जैसे पेड़ मर जाते हैं, है ना, ऐसे खराब मतलब पॉइजन एयर से, और ह्यूमंस के हेल्थ पर भी इसका
असर होता है। गवर्नमेंट रेगुलेशन कैन कंट्रोल दिस डैमेज टू द इन्वायरमेंट बाय रिड्यूसिंग द इमिशन ऑफ पॉइजन्स सब्सटेंस एंड एडॉप्टिंग प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। जो अपनी गवर्नमेंट है वो इस पर काम आज तक कर ही रही है कि मतलब हम किस तरह से इस मतलब पॉपुलेशन ये अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड होने से बचाए, है ना। पोल्यूशन हम किस तरह से कम कर सकते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट वर्क कर ही रही है। बट ईच ऑफ अस मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अवर एक्शंस एंड एटीट्यूड्स एज वेल। गवर्नमेंट तो अपने तरह से वो काम कर ही रही है, लेकिन हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अपनी भी एक ड्यूटी बनती है कि हम अपने एक्शन के थ्रू मतलब हम अपने तरह से अपने कुछ काम से हम ये जो पोल्यूशन जो हो रहा है या जो एयर पोल्यूशन जो हो रहा है उससे हम रिड्यूस कर सके या अपनी तरह से कुछ ऐसी कोशिश करें कि पोल्यूशन जो है वो कम हो जाए। Even if naturally resources are conserved and developed properly, the earth will be unable to provide enough food if the population keeps increasing at an alarming rate. The growth of the world population must be controlled to allow for a better quality of life and sustainable management of resources. मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो बहुत ही मतलब कंजर्व्ड है और डेवलप्ड है ना। अपनी अर्थ जो है वो हमेशा अर्थ पे जो दिन ब दिन जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और उसके वजह से फूड में कमी आ रही है ना। मतलब हर एक चीज़ों में कमी आ रही है पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से। तो जैसे मतलब वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो इसको हमें कंट्रोल में लाना बहुत ही ज़रूरी है और बेटर मतलब क्वालिटी इन लाइफ मतलब अपने हमें लाइफ को बेटर क्वालिटी से अगर जीना है तो हमें रिसोर्सेज का मैनेजमेंट अच्छे से करना पड़ेगा। An understanding of resources is vital to their management and eventual utilization. The successful management of resources to maintain and enhance the quality of the environment will not only meet the needs of present generations but also sustain development in the times to come. मतलब हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि रिसोर्सेज जो है वो नेचुरल है और ह्यूमन मेड भी है, तो इनमें कभी भी कुछ मतलब कमियां हो सकती है। ये जो रिसोर्सेस है वो कभी भी हमें प्राप्त कभी हो सकते तो कभी हमें ये मिल भी नहीं सकते हैं। तो उनका मैनेजमेंट करना हमें सीखना चाहिए और उसका यूटिलाइजेशन करना भी हमें सीखना चाहिए। और सक्सेसफुल मैनेजमेंट रिसोर्सेज के अगर हम सक्सेसफुल मैनेजमेंट करेंगे तो ही हम आगे इन्वायरमेंट की जो क्वालिटी है उसको बढ़ा पाएंगे और अपने लाइफ को और अपने इन्वायरमेंट को मेंटेन कर पाएंगे, है ना। और हम हमारी प्रेजेंट जनरेशन को भी इसकी ज़रूरत है और इस रिसोर्सेज की ज़रूरत हमें अपने फ्यूचर जनरेशन को भी ज़रूर ही होगी। तो हमें इसका किस तरह से बचाव करना है रिसोर्सेज का और उनका मैनेजमेंट किस तरह से करना है यह हमें ज़रूर ही सीखना चाहिए। सो स्टूडेंट, ये लेसन यही ख़त्म होता है। अगर इस लेसन के रिलेटेड इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।